हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर सर्वोदय कोचिंग क्लासेस से। आज हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं। हम दो ऐसी थियरीज देखेंगे जिन्होंने एवोल्यूशन को समझने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो सबसे पहले ये सवाल, इस धरती पर, इस अर्थ पर इतने सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये लाखों करोड़ों स्पीसीज आई कहाँ से, ये बनी कैसे? ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री था। आप समझ लो एक बहुत बड़ी पहेली थी जिसे साइंटिस्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए दो बहुत बड़े थिंकर सामने आए। पहले थे जीन बैप्टिस्ट लमार्क और दूसरे थे चार्ल्स डार्विन। इन दोनों ने अपने अपने आइडियाज दिए, अपनी अपनी थियरीज दी, ये समझाने के लिए कि इवोल्यूशन यानी विकास आखिर होता कैसे है। तो चलो आज हम इन्हीं दोनों की थियरीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन की। डार्विन की थियरी का नाम है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये इवोल्यूशन की सबसे एक्सेप्टेड और सबसे फेमस थियरी है। चलिए देखते हैं कि डार्विन इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे। ये कहानी शुरू होती है 1831 में। चार्ल्स डार्विन एक स्पेशल जहाज, एक शिप जिसका नाम था HMS बीगल, उस पर एक लंबे सफर पर निकले। उनका प्लान था दुनिया भर के अलग अलग आइलैंड्स पर जाकर वहां के प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करना। कई सालों तक घूमने के बाद वो पहुंचे गैलापागोस आइलैंड्स। वहां उन्होंने जो देखा उसने उनकी सोच ही बदल दी। उन सारी स्टडीज और ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने एक किताब में लिखा जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसी बुक में उन्होंने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की। तो क्या है ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? डार्विन ने इसे 4 मेन पॉइंट्स यानी 4 पिलर्स में समझाया है। इसका पहला पिलर है प्रोलिफिक रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव बहुत लार्ज क्वांटिटीज में बहुत सारे बच्चे पैदा करता है। इससे शुरू होता है दूसरा पिलर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब सोचो, जब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनके बीच कंपटीशन होगा, खाने के लिए, रहने की जगह के लिए और अपने साथी यानी मेट के लिए। एक लाइफ थ्रेटनिंग कंपटीशन। इसी कंपटीशन से निकलता है तीसरा पिलर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस स्ट्रगल में वही ऑर्गेनिज्म जिंदा बचेगा जो सबसे फिट है, जिसके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी या मॉडिफिकेशन है जो उसे सरवाइव करने में हेल्प करती है। और आखिरी पिलर है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। जो फिट ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी स्पेशल क्वालिटीज अपने बच्चों में पास करते हैं। धीरे धीरे कई जनरेशंस के बाद एक नई स्पीशीज बन जाती है। चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि कुछ हरी झाड़ियां हैं, ग्रीन बुशेस। उन पर 2 रंग के कीड़े यानी बग्स रहते हैं। कुछ लाल रंग के हैं और कुछ हरे रंग के। अब ये सभी बग्स जिंदा रहने के लिए कंपीट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब सोचिए, ऊपर से कौवा, अ क्रो, उड़कर आता है। उससे खाने के लिए बग्स चाहिए। तो आप बताइए, हरी झाड़ियों पर, ग्रीन बुशेस पर कौवे को लाल बग आसानी से दिखेगा या हरा बग? बिल्कुल सही, लाल बग आसानी से नजर आएगा। हरा बग तो कैमोफ्लेज हो जाएगा, बैकग्राउंड में छुप जाएगा। एग्जैक्टली, तो कौवा आसानी से रेड बग्स को खा जाएगा। यहां पर ग्रीन बग्स के पास एक एडवांटेज है, एक स्पेशल क्वालिटी है, उनका हरा रंग। ये उनका सर्वाइवल एडवांटेज है। इसलिए ग्रीन बग जिंदा बचेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे और उनके बच्चे भी हरे रंग के पैदा होंगे। धीरे धीरे रेड बग्स खत्म हो जाएंगे और सिर्फ ग्रीन बग्स की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। यही है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने ग्रीन बग्स को सिलेक्ट किया क्योंकि वो फिटर थे। अब डार्विन की थ्योरी बहुत पॉपुलर हुई और सबने मानी भी। लेकिन साइंस में हर थ्योरी पर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने डार्विन की थ्योरी पर कुछ ऑब्जेक्शंस यानी कुछ आपत्तियां उठाईं। उनका कहना था कि ये थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इसमें 3 मेन ऑब्जेक्शंस थे। पहला कि नेचुरल सिलेक्शन ही एवोल्यूशन का इकलौता ओनली फैक्टर नहीं है, और भी चीजें हैं जैसे कि म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब हमारे जीन्स में अचानक से होने वाला कोई परमानेंट चेंज, ये भी एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि डार्विन ने यूजफुल मॉडिफिकेशंस के बारे में तो बताया, जैसे ग्रीन बग्स का रंग, लेकिन उन्होंने यूजलेस मॉडिफिकेशंस के बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे फीचर्स होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता, तो वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं। और तीसरा ऑब्जेक्शन था कि डार्विन ये नहीं समझा पाए कि कुछ स्पीशीज में चेंजेस बहुत धीरे धीरे यानी स्लो होते हैं और कुछ में बहुत तेजी से यानी अब्रप्ट, अचानक से हो जाते हैं। ऐसा क्यों? डार्विन से पहले एक और साइंटिस्ट थे, जीन बैप्टिस्ट लमार्क, जिन्होंने एवोल्यूशन पर अपनी थ्योरी दी थी। उनकी थ्योरी डार्विन की थ्योरी से काफी अलग थी। लमार्क की थ्योरी का मेन आइडिया था यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स।
चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। लमार्क का प्रिंसिपल कहता है organs develop with use and degenerate with disuse due to the activities or laziness of an organism. इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने किसी ऑर्गन को यानी शरीर के किसी हिस्से को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो ऑर्गन डेवलप हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर वो किसी ऑर्गन को इस्तेमाल नहीं करता, आलस करता है, तो वो ऑर्गन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा यानी डिजेनरेट हो जाएगा। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है जिराफ का। लमार्क ने कहा कि बहुत साल पहले जिराफ के एंसेस्टर्स की गर्दन यानी नेक छोटी हुआ करती थी, शायद घोड़े जैसी। लेकिन जब जमीन पर घास पत्ते खत्म हो गए तो उन्होंने ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना, खींचना शुरू किया। हर जनरेशन ने थोड़ा और स्ट्रेच किया, थोड़ा और स्ट्रेच किया। ऐसा कई जनरेशन्स तक करने से उनकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती चली गई। ये यूज का एग्जाम्पल है। लेमार्क ने और भी कई एग्जाम्पल्स दिए, जैसे एक लोहार यानी आयरन स्मिथ जो दिन भर हथौड़ा चलाता है, उसके शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ये यूज है। ऑस्ट्रिच और ईमू जैसे बर्ड्स के विंग्स यानी पंख कमजोर हो गए क्योंकि वो उन्हें उड़ने के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते थे। ये डिसयूज है। ऐसा माना जाता है कि सांपों यानी स्नेक्स के पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन जमीन में बिल बनाकर रहने की आदत के कारण उन्होंने पैरों का इस्तेमाल बंद कर दिया और धीरे धीरे उनके पैर गायब हो गए। ये भी डिसयूज है। और स्वॉन और डक जैसे बर्ड्स के पैर पानी में तैरने के लिए यानी स्विमिंग के लिए अडैप्ट हो गए। ये यूज। तो लमार्क के हिसाब से ये सारे चेंजेस, जिराफ की लंबी गर्दन, लोहार के स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, सांप के गायब हुए पैर, ये सब अक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं। What are acquired characters? Acquired characters are modifications or changes developed in an organism's body during its lifetime. मतलब ये वो कैरेक्टर हैं जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी में अपने एफर्ट्स से या अपने एनवायरनमेंट की वजह से हासिल करता है। वो पैदाइशी नहीं होते, जन्म से नहीं मिलते। अब यहाँ तक लमार्क की थ्योरी आधी सही लगती है। हम भी देखते हैं कि एक्सरसाइज करने से मसल्स बनती हैं, लेकिन उनकी थ्योरी का अगला हिस्सा, वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। वही रीजन है कि आज हम लमार्क की थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। देखिए, साइंटिस्ट ने लमार्क की एक बात मानी। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, यूज से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और डिसयूज से डीजेनरेट होते हैं। दिस पार्ट वॉज एक्सेप्टेड। लेकिन लमार्क ने आगे ये कहा कि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में यानी बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस बात को द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स साइंटिस्ट ने पूरी तरह से रिजेक्टेड कर दिया। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लो एक बॉडी बिल्डर है। उसने पूरी जिंदगी जिम में मेहनत करके बहुत स्ट्रांग मसल्स बनाई हैं। ये उसने अपनी लाइफ में अक्वायर किया है। तो क्या उसका बच्चा पैदा होते ही मसल्स के साथ पैदा होगा? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। या मानिए मैंने अपने हाथ पर एक टैटू बनवाया, ये एक अक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो क्या मेरे बच्चे के हाथ पर भी वही टैटू बना होगा? नहीं। इससे साफ पता चलता है कि अक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते। इस बात को प्रूव करने के लिए ऑगस्ट वाइसमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहे यानी माइस लिए। उन्होंने पेरेंट माइस की पूंछ यानी टेल काट दी। अब पूंछ का ना होना एक एक्वायर्ड कैरेक्टर बन गया। फिर उन्होंने इन चूहों को रिप्रोड्यूस करने दिया। जब बच्चे पैदा हुए तो उन सभी के पास नॉर्मल लंबी पूंछ थी। वेसमैन ने ये प्रोसेस 20 जनरेशंस तक रिपीट किया। हर जनरेशन में पूंछ काटती, लेकिन हर बार बच्चे पूंछ के साथ ही पैदा हुए। इससे ये डेफिनेटिवली प्रूव हो गया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं। तो अब हमने दोनों थियरीज को समझ लिया है, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन और लमार्क की इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब टाइम है इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करने का और ये देखने का कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने किस थियरी को विनर माना और क्यों। चलिए इनका एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। पहला पॉइंट है ड्राइविंग फोर्स। लमार्किज्म में एवोल्यूशन का ड्राइविंग फोर्स है ऑर्गेनिज्म की इनर वाइटल फोर्स या उसकी जरूरत। जिराफ को जरूरत थी इसलिए गर्दन लंबी हुई, जबकि डार्विनिज्म में ड्राइविंग फोर्स है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा पॉइंट, रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। लमार्किज्म में ऑर्गेनिज्म का रोल एक्टिव है, वो खुद एफर्ट करके चेंज लाता है। डार्विनिज्म में ऑर्गेनिज्म का रोल पैसिव है, एनवायरनमेंट यूज सिलेक्ट या रिजेक्ट करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनहेरिटेंस। लमार्क ने कहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जबकि डार्विन ने कहा इनहेरिटेंस ऑफ ओनली दोज वेरिएशंस दैट आर बेनिफिशियल। यानी सिर्फ वही कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं जो उसे फिटर बनाते हैं और जो उसकी जीन्स में होते हैं। तो आखिर में डार्विन्स थ्योरी 1 क्यों? क्योंकि उनकी थ्योरी को बाद में आने वाली जेनेटिक्स की फील्ड ने सपोर्ट किया। मेंडल के काम ने और डीएनए के डिस्कवरी ने यह साफ कर दिया कि इनहेरिटेंस सिर्फ जीन्स के थ्रू होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के थ्रू नहीं।
आज हम एवोल्यूशन को जैसे समझते हैं उसकी नींव, उसका फाउंडेशन डार्विन की थियरी ही है। हालांकि उसमें अब म्यूटेशंस जैसे कॉन्सेप्ट्स भी जोड़ दिए गए। लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। साइंस हमेशा बदलती रहती है। आज जेनेटिक्स में एक नई फील्ड है जिसे एपीजेनेटिक्स कहते हैं। ये स्टडी करती है कि एनवायरनमेंट कैसे हमारे जीन्स के एक्सप्रेशन को बिना डीएनए चेंज किए अफेक्ट कर सकता है। तो सोचिए, क्या एपीजेनेटिक्स जैसी नई डिस्कवरीज हमें लमार्क जैसे पुराने थिंकर्स के आइडियाज को एक नए अलग पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर कर सकती हैं?